चले जी नाजरीन, आज हम नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पानी पर समझौता करेंगे, ना ही बेअमनी फैलाने देंगे, इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पड़ोसियों को वाज़े पैगाम। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसी है, लकीर वाजे कर दी गई है हमेशा की तरह एक बार फिर से। फिर दूसरी जानिब डील भी करो तो मेरी पसंद की। अमरीकी सदर की ईरान को फिर धमकी, कहा कि ईरान से मुआहदा करना ही तरजीह है, रजीम चेंज नहीं करना चाहते और 1 घंटे में तबाही फेर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये एक बार फिर से धमकी दी गई है ट्रम्प की, जो कि उनका एक वतीरा बन चुका है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एहतराम से बात करें वरना हम दूसरी ज़बान में जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। तो जनाब, दोनों की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसे। फिर साथ ही साथ एक और अहम डेवलपमेंट, फ़लस्तीन में तारीख की तब्दीली। हमास का गजा में 20 साल बाद इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। हुकूमती इंतजाम सदर ट्रम्प की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है और वाज़े किया गया है कि तबाहकुन जंग जारी रखने वाली कुव्वतों की जानिब से जो बहाने किए जाते थे ना कि हमास की वजह से हम ये करें, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब गेंद सालिसों के कोर्ट में है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर आगे जाकर तफसील से आपसे बात करेंगे। ऐसा ही है। तो जनाब, गर्मी के सताए शहरियों को अब्र करम बरसने का शिद्दत से इंतज़ार है। लाहौर में आज से मेघा बरस सकती है, जबकि 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है। ऐसा ये मुझे खुद इंतज़ार है और हम दुआएं कर सकते हैं। बहरहाल दूसरी जानिब फीफा की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। बहुत सारे जो रोनाल्डो फैंस हैं, मैं उनको फील कर सकती हूँ कि वो किस तरह दुख महसूस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मज़ीद जो स्पेन है उन्होंने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया है और इस हवाले से रोनाल्डो आबदीदा हो गए। आलमी मुकाबलों में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि नेमार की जानिब से ऐलान किया गया और अब रोनाल्डो की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया। तो जब बात करते हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर अहम पेशरफ्त हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दुश्मन भारत पर वाज़े कर दिया गया है कि सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। और फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और इसके अलावा झूठे बयानियों की मदद से बेअमनी फैलाना चाहता है, जबकि बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग करार दे दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल रेड लाइन है हमारे लिए। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। फिर अफगान तालिबान के ज़ेरे कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने वाज़े कर दिया कि खित्ते में पायदार अमन अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से ही जुड़ा है। फील्ड मार्शल ने तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की भी हिदायत की। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लकीर बिल्कुल वाज़े है, हमेशा की तरह इस बार भी जितनी भी जो बातें थीं वो बहुत ही क्लियरली कर दी गई हैं और दुश्मन को एक वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि आपको बिला वजह जो ना इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप अपनी इस किस्म के ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आएंगे तो सख्त किस्म का आपको जवाब दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ जो प्रॉक्सीज हैं जो काम कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि किस तरह से भारत जब खुद बराह रास्त कुछ नहीं कर सकता तो फिर वो इन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश करता है अफगानिस्तान के जरिए। लेकिन उनको बहुत ही वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया गया कि बाज आ जाएं आप, नहीं तो आपके साथ जो है ना वो आपके तरीके से ही निपटा जाएगा। इसके साथ फिर एक और बहुत अहम नुक्ता वो ये कि हमेशा इससे पहले भी हमने देखा कि फील्ड मार्शल ने जब गुफ्तगू की उन्होंने इस पर बहुत ही तफसीली बात की और इस बार भी एक वाज़ेह मैसेज दिया गया वो ये कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को हमेशा अपग्रेड किया और अब भी इस साल भी पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को अपग्रेड किया और इन फ्यूचर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से यही कहा गया है कि आप मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से मल्टी डोमेनियन ऑपरेशन में अपनी वॉर स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें, क्योंकि पाकिस्तान यही करता है और आगे भी यही करता रहेगा। बिल्कुल। इस मामले पर बात करने के लिए साबिक सफीर डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि एक बार फिर से वाज़े कर दिया गया है, हमारी रेड लाइन है मसला कश्मीर और पानी का मामला, कोई भी समझौता इस पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सही कहा है। ये जो एलामिया है ISPR की तरफ से 276 कोर कमांडर मीटिंग का,
یہ 250 ملین پاکستانیوں کے موت اور زندگی کا معاملہ ہے، اور پاکستان کی فوج ایک باوقار فوج جس نے کہ مارکہ حق کے بعد اور اس سے پہلے لیکن خاص طور پر مارکہ حق کے بعد دنیا میں اپنا سکہ منوایا، وہ یہی بات کرنا چاہیے تھا اس کو، اور بالکل صحیح بات کیا۔ یہ بات قوم کے ان امنگوں کی عکاسی ہے کہ قوم پیاسی مرنا نہیں چاہتی اپنے فوج کے ہوتے ہوئے، اور جب کور کمانڈر کی میٹنگ میں اس بات کا برملا ذکر کیا گیا کہ اپریل 2025 میں یعنی کہ 25 میں جو ایک اعلامیہ نکلا تھا، ڈائریکٹیو ہے اس میں دیا ہوا ہے، جب مارکہ حق سے پہلے 24 اپریل کو یہ میٹنگ ہوئی تھی، تمام مقابرین موجود تھے، اس میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ پانی اگر روکا گیا تو دس ووڈ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ اے وار۔ تو جب اس وقت ہم اتنے واضح تھے، یعنی کہ مارکہ حق سے پہلے بھی ہمارا ذہن بالکل کلیئر تھا، ہمارے اکابرین کا، جس کی عکاسی میں نے بتا دیا آپ کو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کر دیا گیا تھا، در حقیقت وہ ہمارے فارن پالیسی کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور کیونکہ فارن پالیسی کا ایک حصہ بن گیا ہے تو افواج پاکستان نے اس بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظ کا، یعنی پانی لوگوں کا تحفظ ہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، اور وہ اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ تو بالکل جو انہوں نے کہا وہ اپنے فرائض منصبی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی انہوں نے، اور اس سے ہٹ کر مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے انڈیا نے اب شروع کر دیا ہے، ایک فائنانسنگ، پھر سپورٹ کر رہا ہے، پھر جس طرح پراکسیز کو ہائیبریڈ وار پہ لگایا ہوا ہے، جس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اب انڈیا کو اس چیز کا احساس تو ہو گیا ہے، لیکن کیا کرے وہ بیچاری گورنمنٹ بی جے پی کی، مودی کی گورنمنٹ، جو کہ میں آخری جملہ کمپلیٹ کر لوں، مودی کی گورنمنٹ کہ جس میں جو کہ زہر کے انجیکشن سے بی جے پی کے بننے کے بعد اگر یہ گورنمنٹ جس طرح بنی ہے امریکہ کی، اس کی انڈیا کی اس گورنمنٹ میں، اور کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ جو یہ اوچھیت کنڈے اختیار کا، انہیں پتہ نہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ایز اے میڈیٹر اور ویسے کیا ٹریجیکٹری بن گئی ہے پوری دنیا میں، اور کیونکہ پوری دنیا اب ایک قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتی ہے پاکستان کو، تو ظاہر ہے پاکستان کا ایک قد کاٹ جب بڑا ہوا ہے تو پاکستان کیا پانی بند کرنے کو پر خاموش بیٹھا رہے گا، لوگوں کو پیاسا مرتے دیکھے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کے گردن پر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک انڈیا پاکستان کی، اور میرا اس سے مطلب وہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال سے کوئی 24 دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی، جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ پہنچ گئی تھی، جس میں لاکھوں افراد جس میں فنا ہو جانے تھے۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ایجپٹ میں جب گئے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اب ریکارڈ پر ہے دنیا کے، دنیا بالکل درست فرما رہے ہیں آپ جمیل صاحب، کی تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر ہیں۔ ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ تھینک یو فار یور ٹائم مسعود صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، لیکن اس سے پہلے جمیل صاحب میں آپ ہی کی جانب دوبارہ سے آؤں گی۔ یہ کہیے گا کہ اب ہم عالمی عدالت انصاف میں جا چکے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، اور سفارتی سطح کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ بھارت کے ساتھ ساتھ افغان طالبان رجیم کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایک واضح پیغام تو دیا ہے، اب اس کے بعد آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں کون سے ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ دیکھیں، ہم نے جو آخری حربہ تھا وہ تو ہم نے بتا دیا، اس سے پہلے آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ ہمیں 3 طریقوں سے اس چیز کو ہم کر بھی رہے ہیں، اس کو مزید ہمیں فعال کرنا پڑے گا، مزید اس میں ہمیں مومنٹم لانا پڑے گا، اور وہ ہے کہ جو وائلیشن ہوئی ہے آرٹیکل 26 ویانا کنونشن آف لاز آف ٹریٹی 1969 کی، جو کیا وائلیشن ہوئی ہے کہ یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا ایک ایسے ٹریٹی کو، ایک ایسے دستاویز کو سسپینڈ کر دیا جس میں سسپینشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب اس قانون کی خلاف ورزی سے ڈپلومیٹک پروٹیسٹ ہم نے آلریڈی کر دیا، جو کہ ویانا کنونشن کے
आर्टिकल 60 के तहत पहले से बायलैटरल डिस्प्यूट के सिलसिले में कर दिया जाता है और आर्बिट्रेशन में भी हमारे हक में बात आ गई। तो अब हमारे पास जो रास्ता रह जाता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने जिक्र किया चंद अल्फाज में, वो बड़े कलीदी अल्फाज हैं और बड़े सेंसिटिव अल्फाज हैं कि दुनिया की गर्दन पर तलवार का लटकना, यानी कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ठीक, तो और हमें पता है मार्का हक में क्या हुआ था। तो ऐसी सूरत में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर जो कि दुनिया का कानून है, उसका आर्टिकल 33 चैप्टर 6 के तहत हमें रेजोल्यूशन आगे जाके हम करेंगे इंशाल्लाह, और इस रेजोल्यूशन को पास भी होगा इंशाल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में, और हम दुनिया इंशाल्लाह के बिल्कुल। सामने डॉक्टर जमील अहमद साहब, हम यही उम्मीद करेंगे कि वो रेजोल्यूशन पास भी हो। आप हमारे साथ ही रहेगा। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये कहेगा कि भारत के साथ साथ अफगान तालिबान रजीम को भी ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि भारत के हाथों में ना खेले और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ना करे, उससे बाज रहे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल वाज़े पैगाम दे दिया गया है इस बार। ये फर्स्ट टाइम नहीं, और हर दफा ये क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया जाता है, लेकिन अफगान तालिबान रजीम देखे एडमंट है, और ये आज से नहीं है, 1947 से है, और उन्होंने पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो देयरफॉर वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से तालिबान रजीम वापस आई है 2021 में अगस्त में, उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द जो हमले हुए उसमें हमने सर्च देखी है, और इसके बाद तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, हमने बातचीत के लिए, हमने उलमा भेजे, जरगे यहाँ से गए, फॉरेन मिनिस्टर गया, इंटीरियर मिनिस्टर गया, डिफेंस मिनिस्टर गया, सिक्योरिटी के लोग गए, और इसके बाद दोहा हुआ, इस्तांबुल हुआ, रियाद हुआ, ओरमची में बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद ये टस मस नहीं हुए। तो ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है, और इसका अज़म का इजहार किया गया है कि जब तक अनटिल जो हमारे मतलबन ख्वाहिश है वो हासिल नहीं होते हैं, दैट इज की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, सेफ हेवन को डिसमेंटल कर दें, वेरीफाइबल मैकेनिज्म हैज टू बी प्लेस वहाँ पे, और इसके अलावा जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान के हवाले कर दें। इसके नीचे कोई बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत का मौका तो निकल चुका है, अब कोई मज़ीद बातचीत नहीं होगी, और हम ये तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान तो कन्फ्रंट कर रहा है दहशतगर्दी को, लेकिन दहशतगर्दी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान या रीजन, क्योंकि अलकायदा और दाइश है, और इसके अलावा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ये शादल है, तो थ्रेट आलमी अमन के लिए है। तो तवक्को ये है कि जब ईरान का मसला सेटल होता है तो उसके बाद अमेरिका और बाकी लोगों की तवज्जो इस तरफ आएगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जी मैं कैन बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ट्रम्प कहेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप मसूद साहब, हम भी यही उम्मीद रखते हैं। और अमेरिका की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में अमेरिकी सदर मसला कश्मीर समेत पाक भारत तनाज़ात हल कराने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? लाइकली है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस का कंसेप्ट जो बना था तो उसमें खाली रजा की बात ही नहीं की गई। तो उन्होंने कहा था तमाम डिस्प्यूट्स है, मसले मसाइल है, कन्फ्रंटिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने कहा था इसको हल कराएंगे। और पाकिस्तान इज अ फाउंडिंग मेंबर अलॉन्ग साइड अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पास में बहुत सारे इस तरह के बयान दिए हैं। तो लाइकली है कि न सिर्फ कश्मीर है बल्कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, इन तमाम उमूर पर बातचीत हो सकती है। मेरे ख्याल में फोरम, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन की जो हैसियत है वो खत्म हो चुकी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देयर आर 18 रेजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि जब गजा में हमले हुए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या हैसियत थी और जनरल असेंबली की क्या हैसियत थी। तो मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस की एक इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि ये चीजें सेटल होती हैं, जिस तरीके से अभी कल हमने देखा हमास ने अपनी गवर्नमेंट का खात्मे का ऐलान किया है। तो होपफुली अभी जब ये बोर्ड ऑफ पीस एक्टिव होगा तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल मसूद साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हल हों। आपने सुबह सवेरे हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जमील भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले जिक्र ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का, जिनका जस्ते खाकी कुम शहर पहुंचा दिया गया है। तेहरान के बाद कुम में भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तहद्दे निगाह तक ईरानी अवाम अपने शहीद लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मौजूद थे। ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हर आंख
आंख अश्कबार है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। रहबर इनकलाब का जज्द खाकी कल इराक के शहर नजफ और करबला भी मुंतकिल किया जाएगा, जहां ताज़ियती तकारीब होंगी और फिर जुमेरात को ईरान के शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में तदफीन होगी। मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में ईरानी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनके लिए दुआ गो हैं और इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल ही जज्द खाकी को कुम शहर पहुँचाया गया, जिसके बाद शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की गई। और अब इसके बाद शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जज्द खाकी को नजफ और उसके बाद करबला भी मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर भी नमाज जनाजा होगी, ताज़ियती जुलूस होंगे और उसके बाद फिर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा शहीद आयतुल्लाह खामनाई को। ये ताज़ा मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवाम का ठाठे मारता समंदर है, लेकिन हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमज़दा है, हर आंख गमगीन है और मुत्तहिद होकर एक होकर यहाँ पर मौजूद हैं अपने शहीद लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नमाज जनाजा अदा करने के लिए। अहम पेशरफ्त हुई है वो ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दुश्मन भारत पर वाज़े कर दिया गया कि सिंध तास माहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बेअमनी फैलाना चाहता है। तो बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है, जबकि अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़े कर दिया कि खित्ते में पायदार अमन अफगान सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से जुड़ा हुआ है, जबकि फील्ड मार्शल ने तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की हिदायत भी कर दी है। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चीन की फौज ने जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज से बहरुल काहिल की जानिब मिसाइल तजर्बा किया है, जिस पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। चीन की सरकारी खबर एजेंसी ने तजर्बे को सालाना फौजी मशकों में मामूल का हिस्सा करार देते हुए ये वाज़े किया है कि तजर्बे का मकसद किसी मखसूस मुल्क या फिर हदफ को निशाना बनाना नहीं है। जबकि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अस्करी माहिर के हवाले से बताया कि फायर किया जाने वाला मिसाइल मुमकिना तौर पर JL-3 है, जो कि चीन का जदीद तरीन आबदोज से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी महकमा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक JL-3 मिसाइल अमेरिका के बरे आज़मी हिस्से तक मार करने की सलाहियत भी रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है, चीन का मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मिसाइल बहुत ही अच्छा है। तो गर्मी के सजाए शहरियों को अब्र करम बरसने का शिद्दत से इंतज़ार है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम खुद दुआ करें कि जल्दी जल्दी बारिश हो, मौसम अच्छा हो। लाहौर में आज से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है और 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। फिर इसके साथ साथ कुछ दीगर इलाकों की बात करें तो उनमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके साथ साथ बलाई KP और मशरकी पंजाब में भी कहा जा रहा है कि बादल बरसेंगे। साथ ही साथ शमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है और दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा भी मुतवक्के है। तो जनाब सैलाबी सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में मौलाबाद गाँव में कि कई ख़ानदान बेघर हो गए हैं, सैकड़ों अफराद नकल मकानी भी कर चुके हैं। तो जनाब आज लाहौर का मौसम कैसा है और बारिश के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं, ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर बताइएगा कि लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई की गई है? अच्छा, बिल्कुल मानसून का सिलसिला जारी है और लाहौर और उसके गिरदोनवा में इस वक्त तो धूप
اور گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے بعد بارش کی پیش گوئی ہے اور موسلا دھار بارش ہوگی تیز ہواؤں کے ساتھ۔ ابھی درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہوا کی جو رفتار ہے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ بارش کے بعد یہی جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی آئے گی اور ہوا کی رفتار بھی ڈبل ہو جائے گی، یعنی 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوپہر کے بعد ہوائیں چلیں گی، جو کہ اس موسم کو خوبصورت بنا دیں گی۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 3 روز تک وقفے سے جاری رہے گا۔ جی عمر، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب بات کریں گے، بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کی عوام کا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹے کی قلت کے باعث قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ گندم کی ترسیل بحال نہ ہوئی تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ مجیب اللہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ گندم کی کمی کے باعث آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ شہر میں 50 کلو آٹے کا تھیلا 6,000 سے بڑھ کر 7,000 تک جا پہنچا۔ فلور ملز مالکان کے مطابق گندم کی محدود دستیابی کے باعث مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ صورتحال یہی رہی تو بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ گندم نہیں ہے، فوڈ کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ملوں میں سٹاک نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم۔ اگر باہر سے گندم منگوایا یا پاسکو سے لے لیا تو حالات قابو ہو جائیں گے، ورنہ یہ حالات حکومت سے ہاتھ سے حالات نکل جائے گا۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے مطابق صوبہ پنجاب ملک بھر میں گندم کی ترسیل یقینی بنائے تو گندم بحران کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اگست سے لے کر کے آج تک پنجاب نے مانیٹرنگ کے نام سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی لگائی دوسرے صوبوں کو۔ فوڈ سیکیورٹی 75% ان کے پاس ہے، انہوں نے پورے ملک کے لیے اس کی پابندی لگا دی ہے، کہیں پر گندم اور آٹا لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پورے ملک کی ڈسٹرب ہوگی۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ صوبے میں گندم کی کمی کے مسئلے پر سنجیدہ اقدامات کیے جائیں تاکہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام شہریوں کو ریلیف کا سبب بن سکے۔ کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ چلیں جی، مجیب اللہ کی رپورٹ تو آپ نے دیکھ لی، اب کے پی کا رخ کر لیتے ہیں۔ کے پی حکومت نے محکمہ لائف سٹاک میں پہلی مرتبہ ادویات اور ویکسین کی خریداری سے لے کر مویشی باڑے تک فراہمی کے پورے عمل کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے، اور حکام کے مطابق اس نظام کا مقصد شفافیت، جواب دہی اور مویشی پالنے والوں کو جدید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں شہاب الرحمان۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ لائف سٹاک نے جانوروں کی صحت کے شعبے میں صوبے کا پہلا جامعہ ڈیجیٹل ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرا دیا ہے۔ اس نظام کے تحت ادویات اور ویکسین کی خریداری، ذخیرہ، کولڈ چین، ضلع وار ترسیل اور کسانوں کے جانوروں تک استعمال کے ہر لمحے کا ریکارڈ ڈیجیٹل طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ ایک پورا نظام بنا دیا، اس کے لیے ایک سینٹرلائز نیڈ اسسمنٹ کمیٹی ہے، اس کے لیے فارمولری کمیٹی ہے، اس کے لیے پھر ایس بی ڈی کمیٹی ہے، اس کے لیے پرچیز کمیٹی، بہت سارے کمیٹیز ہیں جس کی اپروول کیبنٹ نے ایٹ سیلف دی ہے اور ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ نظام صرف ریکارڈ محفوظ کرنے تک محدود نہیں بلکہ ادویات اور ویکسین کی نقل و حرکت کی نگرانی اور بے ضابطگیوں کی روک تھام اور وسائل کے مؤثر استعمال کو بھی یقینی بنائے گا۔ حکام کے مطابق اس جدید نظام سے نہ صرف دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ سرکاری وسائل کے مؤثر استعمال اور شفافیت کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین مہران منیر کے ساتھ شہاب الرحمان، سما، پشاور۔ ناظرین، کبھی ٹریفک، دھواں اور شور راولپنڈی کے راجہ بازار کی پہچان تھے، لیکن آج یہ تجارتی مرکز نئے رنگ میں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ کیا واقعی یہ تبدیلی عوام کے دل جیتنے میں کامیاب رہی ہے؟ دیکھتے ہیں یاسر حکیم کی رپورٹ۔ راولپنڈی کا قدیمی راجہ بازار، ٹریفک جام کبھی جس کی پہچان تھی، ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے تحت پیڈسٹرین سٹریٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہری اس منصوبے سے کتنے خوش ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی سے۔ راجہ بازار کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ پہلے جو روڈ ہوتی تھی وہ بھی خراب ہوتی تھی، موٹر سائیکلوں کی سائڈوں پہ پارکنگ وغیرہ ہوتی تھی۔ گورنمنٹ پنجاب نے یہ جو کام کیا ہے یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہے کام۔ رینوویشن جو کی گئی ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یورپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بیس پہ بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، سائڈوں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا رینوویٹ ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ بیسٹ ہے۔ اس طرح بنایا ہے جس طرح باہر کے ملکوں کے بازار ہوتے ہیں، اس طرح کا اس کی سیٹنگ کر دی ہے۔ اب لوگ دیکھیں کس طرح گھوم رہے ہیں اور
पुरसकून होकर शॉपिंग करें। इस बाजार में से बंदा नहीं गुजर सकता था, गाड़ियों का इतना रश, लोग डिस्टर्ब, आवाम डिस्टर्ब होती थी, गेट लगे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बंद हो गई, वो अच्छा ही हो गया। शहरी कहते हैं रीमॉडलिंग से राजा बाजार का माहौल ही बदल गया। पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट की खूबसूरती अपनी जगह, अब फैमिलीज पुरसुकून माहौल में खरीदारी भी कर सकती हैं। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। चलिए जी, अब आपको बताते हैं कि इटली की यूनिवर्सिटी में तैनात पाकिस्तानी रिसर्चर का बड़ा एजाज पाकिस्तान आकर सीवरेज के पानी को पीने के काबिल बनाने वाला सोलर प्लाज्मा सिस्टम तैयार कर दिया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हामिदुर रहमान। दुनिया भर में पानी की कमी संगीन मसला बनती जा रही है। ऐसे में आलूदा और सीवरेज के पानी को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची के नौजवान ने सीवरेज के पानी को जदीद तरीके से दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया है। कराची के नौजवान का कारनामा, सीवरेज के पानी को साफ करने वाला कम लागत सोलर प्लाज्मा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। इटली की यूनिवर्सिटी में तैनात पाकिस्तानी रिसर्चर डॉक्टर मुबशिर सलीम के मुताबिक सीवरेज के पानी को बगैर किसी इजाफी केमिकल के इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। सोलर प्लाज्मा सिस्टम का तजर्बा NED यूनिवर्सिटी में किया गया। यूरोपियन यूनियन इस नतीजे पर पहुंची है कि यूरोप के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं अब वो 4th डिग्री की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, जिसे टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये तमाम स्टेजेस की जो ट्रीटमेंट है वो सिंगल स्टेज में कर रहा है। तो 4 स्टेजेस से ज़्यादा 4 स्टेजेस में जाने के बजाय हम एक स्टेज का ट्रीटमेंट सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली ये सारे जो केमिकल्स हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर मुबशिर के मुताबिक सिस्टम में प्लाज्मा हाई वोल्टेज के जरिए पैदा किया जाता है, जो पानी में मौजूद खतरनाक जरासीम, केमिकल्स और दीगर आलूदगी को ख़त्म कर देती है। ये केमिकल प्लाज्मा खुद बनाता है, उसी वक्त पानी के अंदर से गंदगी को रिमूव करता है और पानी को साफ़ कर देता है। सिंगल स्टेज का सिस्टम हमने बनाया है। ये पानी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको अगर आपने पीने के काबिल या पोर्टेबल वाटर बनाना है तो सिर्फ इसमें एक स्टेज की एडिशन करनी पड़ेगी, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर मैं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम ऐड कर दूं तो ये पानी हम पीने के लिए या पोर्टेबल वाटर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम को सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी से भी चलाया जा सकता है, जिससे बिजली के अखराजात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। रिसर्चर के मुताबिक यह टेक्नोलॉजी घरेलू इस्तेमाल से लेकर बड़ी सनतों तक मुख्तलिफ पैमाने पर नस्ब की जा सकती है। NED के ग्रेजुएट की कोशिश साबित करती है कि अगर सोच मज़बूत और कुछ करने का अज़्म हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। बात करते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम 51वें इंटरनेशनल नथिया गली समर कॉलेज का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि दुनिया के 5 बड़े आज़मों के 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 45 आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और साथ ही माहिरीन फ़िज़िक्स भी शरीक हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक समर कॉलेज में नए साइंसी आइडियाज़ सामने आने की उम्मीद है। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में माहिरीन फिजिक्स और साइंसदानों का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा इंटरनेशनल नथिया गली समर कॉलेज शुरू हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर अली रजा अनवर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का निस्फ सदी कदीम साइंसी विजन आज भी कामयाबी से जारी है। मुंतज़मीन का कहना है कि इस साल समर कॉलेज में शुरा को तवानाई, सेहत और ज़राअत के जदीद आइडियाज़ मिलेंगे। स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो जाता है कि इनकी इन पर्सन रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, इनके जो है ना आइडियाज़ शेयर होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस बराए तरक्की है, ये कॉन्फ्रेंस बराए आइडियाज़ है। हम हर साल वही शोबे शामिल करते हैं जिसमें हमें खुद भी काम करना होता है। फिजिक्स के असातिज़ा और तलबा जदीद साइंसी नज़रियात से रोशनास होने के लिए बेताब हैं। आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ चल रही है और आप अब उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो या आप उसमें क्या कोलैबोरेट कर सकते हो। मेरी रिसर्च भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही थी, मशीन लर्निंग के अंदर, तो उससे रिलेटेड मुझे इसमें होप्स हो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सालाना बैनुल-अक़वामी समर कॉलेज 18 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर से 45 मारूफ साइंसदान और मुहक्किकीन मुख्तलिफ शोबों में अपने तजर्बात पेश करेंगे। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। चलें जी जनाब, अब आपको बताते हैं कि अंदरून लाहौर की तारीखी इमारतों की सैर, वॉल सिटी अथॉरिटी की हिस्ट्री बाय नाइट टूर के चर्चे हैं और मुकामी और ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सयाहों ने रात में
ٹور کے دوران مغل طرز تعمیر اور تاریخی ثقافت کو زندہ رکھنے پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی بھی بات ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو جگائے رکھا ہے، ان کو زندہ رکھا ہے۔ قاسم ارشد نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور میں مغل فن تعمیر کا شاہکار تاریخی مقامات ہسٹری بائی نائٹ کے ذریعے رات میں بھی جگمگاتے ہیں، جہاں ملک بھر سے آئے سیاح ان تاریخی مقامات کی سیر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سما ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اس خصوصی ٹور کی سیر کرائیں گے۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کا ہسٹری بائی نائٹ ٹور۔ شاہی قلعہ میں سب سے خوبصورت اور خاص ترین مقام شیش محل ہے، جہاں اس وقت بادشاہ اور ملکہ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اور وہاں موجود سیاح اس منظرنامے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شاہی قلعے کے شیش محل میں علامتی بادشاہ کی موجودگی میں شاندار رقص دیکھنے کا تجربہ۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے نایاب مناظر جو پلک جھپکنا بھول جائیں۔ وزیر خاص جی حضور، تمام مہمانوں کو شاہی خزانے سے سونے کی اشرفیاں بطور انعام دیے جائیں اور ان کے توام و رہائش کا خاص خیال رکھا جائے۔ رات کے پرسکون ماحول میں کہیں بانسری کی میٹھی دھنیں تو کہیں مغل سلطنت کے سپاہیوں کی تلوار بازی نے سیاحوں کی توجہ سمیٹ لی۔ سیاح کہتے ہیں مغل ادوار میں یہ دیکھنا ناممکن تھا، لیکن وال سٹی نے مغل ثقافت کے فروغ کے لیے ہسٹری بائی نائٹ ٹور کے ذریعے اہم اقدام کیا۔ بہت اچھا زبردست طریقے سے کیا، لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے جو پچھلا کلچر تھا اس کو دیکھیں، اپنی وراثت کو دیکھیں۔ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورت لوگ تھے وہ، جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے ان چیزوں کو بنایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ بڑا اچھا لگتا تھا اور دل کرتا تھا کہ کاش ہم ان کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہم یہ سب دیکھتے، لیکن اب ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم اس چیز کو خود دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ Honestly بہت اچھا لگ رہا تھا، like it looks like you know history in real life, it's something you'd imagine back then and اب نظر آ رہا ہے، it's very very cool, like a dream۔ شاہی قلعہ کے شاہی کچن میں ڈھول کی تھاپ پر رقص درویش بھی سما باندھ دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار، بادشاہی مسجد کی تاریخی اہمیت اور حضوری باغ کا دورہ بھی ہسٹری بائی نائٹ ٹور میں شامل ہے۔ یہاں آئے سیاح موقع پا کر لمحات کو یادگار بنانے کے لیے تصاویر بنوانا بھی نہیں بھولتے۔ کیمرامین محمد ارشد اور خرم فیاض کے ساتھ قاسم ارشد، سما، لاہور۔